गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको मादाओं में आतव चक्र की विभिन्न प्रवस्थाओं पर आपसे चर्चा की। आपको बताया कि मादाओं में आतव चक्र जो होता है वो 4 प्रवस्थाओं में बटा होता है। नंबर 1 आतव चक्र, नंबर 2 पुटकीय प्रवस्था, नंबर 3 अंडोत्सर्ग प्रवस्था, नंबर 4 पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो करेंगे हम प्रसव। ठीक है, प्रसव के बारे में, प्रसव कैसे होता है, ठीक है, प्रसव की प्रक्रिया के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रसव किसे कहते हैं, गर्भावधि काल या गर्भकाल क्या है, प्रसव पीड़ा कैसे होती है और गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त क्या है। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर आपसे हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रसव। लेसन नंबर हमारा ये चल रहा है, एम्ब्रियोलॉजी का अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रसव। ठीक है, प्रसव को समझने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर आपसे बात करते हैं। ठीक है, स्तनधारी जो मादाएं होती हैं या महिलाएं होती हैं, ठीक है, या मादा मानव होता है, उन स्तनधारी मादाओं में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि नरजनक और मादा जनक, ठीक है, दोनों संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद उनमें क्या हो जाता है, निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। निषेचन की क्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये युग्मनज कहलाएगा। और युग्मनज जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। उसके पश्चात विदलन की क्रिया होती है। विदलन की फलस्वरूप यहाँ पर क्या है कि कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कोशिकाओं की संख्या जब 16 हो जाती है तो उस अवस्था को तूतक अवस्था या मौरूला के नाम से जाना जाता है। तूतक के बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया कि तूतक से कोरक पुटे की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे कोरक गुहा का निर्माण होता है। उसके पश्चात क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि कोरक पुटी की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर कोशिकीय विभेदन होता है, जिसके द्वारा 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यही जनन स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो भ्रूण की भावे अंगों के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होते हैं। अर्थात यहाँ पर अंग जनन की क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, अंग निर्माण की क्रिया के बाद कायांतरण होता है और कायांतरण होने के पश्चात क्या होता है, महिलाओं के अंदर प्रसव हो जाता है, अर्थात नवजात शिशु का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। नवजात शिशु का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि निषेचन से लेकर के, ठीक है, ये निषेचन की अवस्था है और निषेचन से लेकर के प्रसव तक की जो अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, गर्भकाल कहा जाता है। गर्भकाल या गर्भावधि काल भी इसे कहा जाता है। गर्भावधि काल भी इसे कहा जाता है। इंग्लिश में गर्भावधि काल को कहा जाता है गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गैस्टेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्तनधारी मादाओं में निषेचन से लेकर प्रसव तक की जो अवधि होती है, निषेचन से लेकर के प्रसव तक की जो अवधि होती है उसे क्या कहा जाता है, गर्भकाल या उसे गर्भावधि काल कहा जाता है। गर्भकाल आपकी समझ में आ गया। निषेचन से लेकर के प्रसव तक की जो अवधि होती है, निषेचन से लेकर के प्रसव तक की जो अवधि होगी उसे क्या कहा जाता है, गर्भकाल या गर्भावधि काल कहा जाता है।
देखिए मानव का गर्भावधि को काल होता है वो 9 माह होता है। कितने माह होता है? मानव का गर्भावधि काल 9 माह होता है, या कितना होता है 38 सप्ताह होता है, या फिर कितने दिन होता है 266 दिन होता है। मानव के गर्भावधि काल की अवधि कितनी होती है? 9 माह होती है, या 38 सप्ताह होती है, या कितने दिन होती है 266 दिन होती है। क्लियर बात हो गई। और जब क्या है शिशु का जन्म हो जाए, ध्यान से सुनना, शिशु के जन्म लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि प्रसव किसे कहते हैं, तो शिशु के जन्म लेने की क्रिया को ही, ठीक है, बर्थ ऑफ चाइल्ड दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है, शिशु के जन्म लेने की अवधि को ही क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है। ठीक है, शिशु के जन्म लेने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है। तो प्रसव की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है जिसको बोलता है प्रसव पीड़ा। ठीक है, प्रसव पीड़ा जिसको बोलते हैं लेबर पेन। क्या बोलते हैं? लेबर पेन के नाम से इसे जाना जाता है, या पार्चुरेशन पेन के नाम से भी इसे क्या है जाना जाता है। प्रसव पीड़ा कैसे होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए स्तनधारी माताओं के अंदर जब भ्रूण पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, या महिलाओं में जब भ्रूण पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। माताओं के गर्भ में यानी कि पल रहा जो भ्रूण होता है, जब वो भ्रूण पूरी तरीके से क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो विकसित होने के पश्चात उस मादा का जो गर्भाशय होगा, उस मादा का जो गर्भाशय होगा, उसके गर्भाशय का सर्विक्स और मुख, ठीक है, मादा का जो गर्भाशय होगा, देखिए ये मादा का गर्भाशय होगा, ठीक है, ये क्या है? योनि है। गर्भाशय का क्या है? ये सर्विक्स वाला भाग होता है, ठीक है, और ये क्या है? गर्भाशय मुख होता है। गर्भाशय मुख और सर्विक्स में क्या होता है? संकुचन उत्पन्न होता है। ठीक है, स्तनधारी माताओं के गर्भाशय के सर्विक्स और गर्भाशय मुख में क्या होता है? संकुचन उत्पन्न होता है। गर्भाशय मुख और सर्विक्स में जब संकुचन उत्पन्न होते हैं तो माताओं में क्या है? प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रसव पीड़ा कहा जाता है। प्रसव पीड़ा की परिभाषा क्या हुई कि स्तनधारी माताओं में जब भ्रूण पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो स्तनधारी माताओं के गर्भाशय मुख एवं सर्विक्स में क्या होता है? संकुचन होता है, और संकुचन के फलस्वरूप उनमें क्या होती है? प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, जिस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रसव पीड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसव पीड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसव पीड़ा कहा जाता है। ये क्लियर समझ आ गया होगा आपके यहाँ पे प्रसव पीड़ा के बारे में। आप प्रसव पीड़ा के बाद में हम बात करते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। क्या बोलते हैं? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त क्या है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, देखिए इंग्लिश में बोलते हैं फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त क्या है। ठीक है, देखिए मादा के गर्भ में पल रहा जो भ्रूण होता है, ठीक है, तो मादा के गर्भ या अपराशय क्या है? संकेत उत्पन्न होते हैं। मादा के गर्भ या अपराशय,
मादा के गर्भ से या उसके प्लासेंटा से, गर्भ से या उसके अपरा से क्या उत्पन्न होते हैं? संकेत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मादा के गर्भ या उसके अपरा से संकेत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मादा के गर्भ से या अपरा से क्या प्राप्त होते हैं? संकेत प्राप्त होते हैं। और जब संकेत उत्पन्न होते हैं तो गर्भाशय में क्या होता है? संकुचन होता है। गर्भाशय में क्या होता है? संकुचन होता है, जिस क्रिया को क्या कहा जाता है? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त किसे कहते हैं? मादाओं में गर्भ या अपरा, मादाओं में गर्भ या अपरा से संकेत उत्पन्न होते हैं, जिससे गर्भाशय में क्या होता है? संकुचन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहा जाता है। क्लियर बात हो गई गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त की। अब बात करते हैं कि प्रसव कैसे होता है। हाउ टू पार्चुरेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल एंड हाउ टू गिव द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड बाई ए फीमेल। ठीक है, एक मादा के द्वारा किस तरीके से शिशु को जन्म दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रसव प्रक्रिया। प्रसव प्रक्रिया बोल दीजिए इसे, या इसका एक दूसरा नाम हम बोल सकते हैं प्रसव निष्कासन। प्रसव निष्कासन, ठीक है, निष्कासन इंग्लिश में बोलते हैं पार्चुरेशन, पार्चुरेशन एक्सपल्सन, एक्सपल्सन। ठीक है, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि प्रसव निष्कासन कैसे होता है। प्रसव निष्कासन किस प्रकार से होता है, इस बिंदु पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रसव निष्कासन क्या है, कैसे होता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रसव निष्कासन के लिए ये क्या है, माताओं का यूट्रियस होता है, गर्भाशय होता है। क्या होता है? गर्भाशय होता है। देखिए ये माताओं का गर्भाशय है और ये गर्भाशयी मुख है। ठीक है, ये गर्भाशयी नाल कहलाएगी, ये गर्भाशयी नाल कहलाएगी। ठीक है, और ये क्या है? गर्भाशयी मुख है। ठीक है, ये इसके बाहर की तरफ ये जो संरचना आपको मैंने दिखा दी, ये एंडोमेट्रियम का स्तर होता है, एंडोमेट्रियम का स्तर होता है। और यहाँ पर इस तरीके से ये क्या होता है? नवजात शिशु होता है, जो भ्रूण होता है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है? परिपक्व हो गया है। ठीक है, भ्रूण पूरी तरीके से क्या हो चुका है? परिपक्व हो गया है। क्लियर बात है यहाँ तक? तो प्रसव की क्रिया कैसे होती है? देखिए प्रसव जब पूर्ण रूप से परिवर्धित हो, यानी कि जब भ्रूण पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? परिवर्धित हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो भ्रूण माँ के गर्भ में जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व होने के बाद तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो प्रसव की क्रिया कराने के लिए क्या है? प्रेरित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रसव की क्रिया को प्रेरित करने में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां सहायक होती है। प्रसव की क्रिया को पूर्ण कराने में कौन सहायक होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र। तो प्रसव की क्रिया को तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है? प्रेरित करती है। ठीक है, कब करती है? जब मादा के गर्भ या अपरा से क्या उत्पन्न होते हैं? संकेत होते हैं। मादा के गर्भ या अपरा से जैसे ही संकेत प्राप्त होते हैं तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रसव की क्रिया को क्या करती है? प्रेरित करती है। ठीक है, इस दौरान अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, खासतौर से अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास उद्दीपन पहुंचते हैं और पीयूष ग्रंथि जो होती है वो कैसी हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। पीयूष ग्रंथि जब सक्रिय हो जाती है तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या है? पीयूष ग्रंथि की जो पश्चपाली होती है
उस पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होकर के यहाँ पर आपको बता दूं, कहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, गर्भाशय में आकर के स्रावित होता है और स्रावित होने पर ये क्या काम करता है कि एंडोमेट्रियम के नीचे क्या होती है, चिकनी पेशियां होती हैं। कौन सी पेशियां होती हैं? चिकनी पेशियां होती है। गर्भाशय के अंदर उपस्थित चिकनी पेशियां होती है, उनके ये चिकनी पेशियां जो होती हैं उनको उत्तेजित करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन चिकनी पेशियों को उत्तेजित करता है और चिकनी पेशियां क्या काम करती है, इस भ्रूण को चारों ओर से क्या लगाती है, धक्का लगाती है। भ्रूण को जब चारों ओर से चिकनी पेशियां धक्का मारती है तो धक्का मारने पर ये जो भ्रूण होता है, ठीक है, वो गर्भाशयी गुहा से गर्भाशयी नाल और गर्भाशयी नाल से योनि के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है और एक नवजात शिशु का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। जिस क्रिया को हम प्रसव निष्कासन या उसे हम प्रसव प्रक्रिया कहते हैं, प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन के नाम से उसे जाना जाता है या उसे पार्चुरेशन एक्सपल्सन के नाम से भी उसे जाना जाता है। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, प्रसव की प्रक्रिया या प्रसव निष्कासन के बारे में। मादा के गर्भ या अपरा में क्या है, अपरा से संकेत उत्पन्न होते हैं जिससे प्रसव की क्रिया को पूरा करने के लिए तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है, प्रसव की क्रिया को पूर्ण करने के लिए ये प्रेरित हो जाती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के उद्दीपन जो होते हैं उनमें खास तौर से पीयूष ग्रंथि के पास ये उद्दीपन पहुंचते हैं और पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, स्रावित होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस की चिकनी पेशियों को क्या करता है, उत्तेजित कर देता है, एक्साइट कर देता है, जिससे चिकनी पेशियां क्या करती है, इस भ्रूण को चारों ओर से क्या लगाती है, धक्का लगाती है, जिससे भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय गुहा से गर्भाशय नाल से योनि के माध्यम से क्या है, बाहर आ जाता है। इस प्रकार से नवजात शिशु का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। ये हो गई हमारी प्रसव की प्रक्रिया, ठीक है। कई बार क्या है कि जब प्रसव पीड़ा उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है, तो उन महिलाओं को, उन माताओं को क्या है, एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे पीटोसिन इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। पीटोसिन या मिसप्रोस्टोल नाम का एक इंजेक्शन होता है। मिसप्रोस्टोल या पीटोसिन जो इंजेक्शन होता है, इन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए पीटोसिन या मिसप्रोस्टोल नाम के इंजेक्शन का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दुग्ध स्त्रवण के बारे में। लैक्टेशन, दूध का स्रावण किस तरीके से होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और वो है लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन जिसे बोलते हैं दुग्ध स्त्रवण। देखिए दूध का स्त्रवण कब और कैसे होता है, इस पर हम आपसे बात करते हैं। देखिए मादाओं में जब भ्रूण का क्या हो जाता है, रोपण हो जाता है, ठीक है। मादाओं में जब भ्रूण का क्या हो जाता है या गर्भ का क्या हो जाता है, रोपण हो जाता है। मादाओं में जब गर्भ का रोपण हो जाता है तो पांचवें सप्ताह से लेकर के और प्रसव तक मादाओं में जब क्या हो जाता है भाई, मादाओं के अंदर जब गर्भ का रोपण हो जाता है या भ्रूण का रोपण हो जाता है तो पांचवें सप्ताह से लेकर के प्रसव तक, ठीक है। पांचवें सप्ताह से लेकर के प्रसव तक इस दौरान यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि की दो पालियां होती है, एक अग्रपाली होती है और दूसरी कौन सी होती है, पश्चपाली होती है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने आपको पीयूष ग्रंथि की संरचना आपको बताई थी। इस तरीके की संरचना होती है पीयूष ग्रंथि की। यह अग्रपाली कहलाती है और ये कौन सी कहलाती है, पश्चपाली।
इसको एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है, ये अग्रपाली, इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है पीआरएल। पीआरएल का पूरा नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है, दूध के संश्लेषण की क्रिया में क्या है, सहायक होता है। इस दौरान ये दूध के संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है और पश्चपाली जो होती है उसके द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है। कौन से हार्मोन का स्रावण होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, दूध स्त्रवण की क्रिया में क्या है, सहायक होता है। दूध स्त्रवण की क्रिया में जब सहायक होता है जब प्रसव की क्रिया पूर्ण हो जाती है, अर्थात नवजात शिशु का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि मादाओं में भ्रूण का रोपण होने के पश्चात 5वें सप्ताह से लेकर के प्रसव तक, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावण होता है और पश्चपाली द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, वो मादाओं में इस दौरान दूध के संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। और पश्चपाली जो होती है वो मादाओं के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण में सहायक होती है, जो नवजात शिशु के जन्म के पश्चात दूध स्त्रवण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए, भ्रूण की जो आंवल की कोशिका होती है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। भ्रूण जो होता है उसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं, आंवल की कोशिकाएं होती है। भ्रूण की जो आंवल की कोशिकाएं होती हैं, उन आंवल की कोशिकाओं से भी एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है HCHT हार्मोन। भ्रूण के आंवल की कोशिका जो होती है उसका नाम होता है HCHT हार्मोन। भ्रूण की आंवल की कोशिकाओं से भी एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है HCHT हार्मोन। H का अर्थ होता है ह्यूमन, ठीक है, C का अर्थ होता है कार्टिको, S का अर्थ होता है सोमेटो मेमो, T का अर्थ होता है ट्रोपिन। ह्यूमन, कॉर्टिको, सोमेटो, मेमो, ट्रोपिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन जो होता है वो भ्रूण के आंवल की कोशिकाओं से स्रावित होता है और ये मादाओं में क्या काम करता है, दूध के संश्लेषण और दूध स्त्रवण की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, दुग्ध संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, किसके लिए, मिल्क सिंथेसिस की क्रिया के अंदर क्या होता है, मेनली ये क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, आज का हम नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम। ठीक है, देखिए कोलेस्ट्रम क्या है। देखिए, प्रसव की क्रिया होने के पश्चात मादा के स्तनों से निकलने वाला हल्का पीला, ठीक है, हल्का पीले रंग का जो द्रव पदार्थ होता है, ठीक है, हल्का पीला गाढ़े रंग का जो द्रव पदार्थ होता है उसे कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है। और ये कोलेस्ट्रम या खीस जो होती है वो नवजात शिशु के अंदर निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में क्या होती है, सहायक होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होती है वो मानव को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने में क्या होती है, सहायक होती है। इस दूध के अंदर लैक्टोज और प्रोटीन की मात्रा क्या है, सामान्य दूध की तरह क्या होती है, समान होती है। लैक्टोज और प्रोटीन की मात्रा क्या है, सामान्य दूध की तरह कैसी होती है, समान होती है। इसमें एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है जिसको IgA के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि माता के दूध में कौन सी प्रतिरक्षा पाई जाती है, तो माता के दूध के अंदर IgA प्रतिरक्षा पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन A प्रतिरक्षी पाई जाती है। ठीक है, देखिए दूध स्त्रवण पर अभी हमारे 2-3 बिंदु शेष रहे हैं कि दूध स्त्रवण किस प्रकार से होता है,
ठीक है। और शिशु के द्वारा स्तनपान की प्रक्रिया के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाई कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक्स वेरी मच।